Hello everyone, welcome again to live session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take your today's The Hindu news analysis. So I will take the news analysis of 3rd February 2023. I will discuss the most important news of today's newspaper. Adani crash stall parliament, opposition seek JPC probe. So बेसिकली क्या है, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि अडानी के जो शेयर्स हैं वो काफ़ी गिर रहे हैं एंड रीज़न बीइंग दैट there are some allegations against the Adani Group by the Hindenburg Research, one of the company of USA, जिसने कुछ एलिगेशंस अडानी के अगेंस्ट लगाए हैं कि अडानी ने जो है इतने जो पैसे कमाए हैं इतने कम समय में, इट इज़ बिकॉज ऑफ सम irregularities and some other illegal acts committed by the groups. So now the opposition parties, they wanted that there should be investigation into the affairs of the Adani, allegations against the Adani, and वो कहे कि ये सब बात जो है उसको सभी लोगों को, मतलब ऑल द पब्लिक शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग द इरेगुलरिटीज कमिटेड बाय द अडानी ग्रुप्स. तो उन्होंने कहा है कि एक या तो आप क्या करें, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं या जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी निगरानी में एक पैनल बनाया जाए जो डे टू डे इन्वेस्टिगेशन करे और उसकी रिपोर्टिंग करे, और जिससे कि हम ये देखें कि ऐसा अडानी ने क्या एक्ट किया है विच इज अगेंस्ट द लॉ. ठीक है. दूसरी बात कंसर्न ये है कि इसमें LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये एक गवर्नमेंट की कंपनी है और इसने कुछ अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे अडानी की कंपनीज में. सो अब क्योंकि LIC और SBI, ये दोनों, SBI ने बहुत सारे पैसे अडानी को उधार दे रखे हैं एज ए लोन. सो यहाँ पर क्या है कि जब ये पैसे सरकारी कंपनीज ने प्राइवेट कंपनी जो अडानी की उसमें इन्वेस्ट किए, जिससे कि अडानी को लॉस हो गया. सो अब यहाँ पर क्या है कि दिस इज द लॉस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी. और गवर्नमेंट कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है? गवर्नमेंट कंपनी में पैसा लगा हुआ है लोगों का. तो अब कंसर्न ये है कि भाई इसका मतलब क्या है कि वो लोगों के पैसे डूब गए. ठीक है. तो ऑन दिस बिहाफ ऑल द अपोजिशन पार्टीज wants to bring some debate regarding this issue of the Adani. ठीक है. Now we come to next news. No bar on contesting 2 seats in one poll. So basically there is a provision in the Representation of People Act, and the provision is section 33 clause 7 of the Representation of People Act. तो section 33 clause 7 कहता है कि एक लीडर या कोई भी पॉलिटिकल पर्सन जो इलेक्शन कंटेस्ट करता है, दैट कैन कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम द 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ठीक है. और अगर वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी जीतता है, ठीक है, देन ही विल हैव द चॉइस टू गो विद दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी. अगर वो दोनों से जीत जाता है तो उसकी चॉइस पर होगा कि वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ दे और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अडॉप्ट कर ले, यानी कि वहां से जीत अपनी डिक्लेयर कर दे. लेकिन सो दिस प्रोविजन वाज चैलेंज्ड बाय एन एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय. ठीक है. सो अश्वनी उपाध्याय है चैलेंज दिस प्रोविजन ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट इन आवर कंट्री. ठीक है. अब जहां पर 1 पर्सन 1 वोट का कंसेप्ट है हमारे देश में, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोविजन है सेक्शन 33 क्लॉज 7 जो है, ये एक पर्सन को 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने का राइट देता है. सो नाउ ही चैलेंज दिस प्रोविजन ऑन द ग्राउंड दैट दिस इज आर्बिट्ररी एंड अगेंस्ट आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब थोड़ा सा आर्टिकल 14 को समझ लेते हैं हम. सो आर्टिकल 14 क्या है? इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट. ठीक है. सो आर्टिकल 14 कहता है कि देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. मीन्स सभी लोग कानून की नजरों में समान होंगे और सभी लोगों को कानून की जो प्रोटेक्शन है वो इक्वल मिलेगी. ठीक है. लेकिन अब ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको तो एक जगह से, मतलब दो प्लेसेस से इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट देता है, और जो हम ऑर्डिनरी सिटीजन हैं
हमारी केवल 1 वोट ही होगी, ठीक है, तो हम एक पर्सन को एक ही वोट डाल सकते हैं। सो द कंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ अश्विनी उपाध्याय वाज दैट दिस प्रोविजन मीन्स सेक्शन 33 क्लॉज 7 इज आर्बिट्ररी इन नेचर। क्या है ये? आर्बिट्ररी है नेचर में, और जो आर्बिट्ररी है सो इट इज अगेंस्ट राइट टू इक्वेलिटी एज पर द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ ईपी योरप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईपी योरप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में ये डिसीजन दिया था कि इफ एनी प्रोविजन ऑफ द पार्लियामेंट इज आर्बिट्ररी इन नेचर then it will be deemed to be against the equality clause given under article 14 to 18 of the constitution of India। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने से मना कर दिया एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज द पॉलिसी मैटर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिसी मैटर है एंड we will not struck down this provision because we will not interfere into the policy matter of the government or the parliament। So the honorable court has given the discretion to the parliament that if parliament wants to struck down this provision or amend this particular law, then parliament can do so। So this is the one of the important provision। Now we come to the next important news। Now स्टडी मसूरीज स्पेसिफिक कैरिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट टोल्ड। तो बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी जो है, एनजीटी ने गवर्नमेंट से पूछा है कि जो मसूरी है उसकी स्पेसिफिक कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर ही वहाँ पर कंस्ट्रक्शन अलाउ किया जाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इसने एनजीटी ने नोटिस दिया है किसको? कंसर्न एजेंसीज को, कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, दैट कि जो भी जैसे हमारी मसूरी है, तो अभी जो जोशीमठ में केस हुआ था, तो जोशीमठ में क्या हुआ कि जोशीमठ में दरारें पड़ गई जोशीमठ में, ठीक है, वहाँ की दीवारों में, ठीक है। सो ऐसा क्यों हुआ? सो बेसिकली इट इज कैरिंग द लोड मोर देन इट्स कैपेसिटी। सिमिलर एप्रीहेंशन आर फाउंड इन द केसेस ऑफ मसूरी। तो कहा कि मसूरी के केस में भी इस तरह के एप्रीहेंशन है। तो उसने कहा है कि इससे पहले कुछ गलत हो जाए तो वहाँ पर मसूरी में इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको कम किया जाए। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ पर जो भी लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं उन लोगों की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए मना किया गया था पहले ही 2021 में। अब यहाँ पर लेकिन उस रिपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो ऑनरेबल दिस एनजीटी हैज़ रेज्ड कंसर्न अगेन दैट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को ना किया जाए और कंस्ट्रक्शन को उतना ही किया जाए एज पर इट्स कैपेसिटी। तो उसने कहा कि जो मसूरी है हमारा इज द मोस्ट पॉपुलेटेड वन ऑफ द पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द उत्तराखंड, और यहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं, टूरिस्ट भी। तो इसमें कहीं जो सिचुएशन हमारी जोशीमठ के साथ हुई है वो यहाँ पर ना हो जाए। नाउ रिटर्न रिकमेंडेशंस टू एलिवेट लॉयर विक्टोरिया गौरी। सो बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो कॉलेजियम सिस्टम है हाई कोर्ट का, इट हैज रेफर्ड एंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इट हैज रेफर्ड द नेम ऑफ विक्टोरिया गौरी फॉर द अपॉइंटमेंट एज द जज ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट इन मद्रास, ठीक है। लेकिन some of the lawyers of the concerned high court has raised the concern against the appointment of the advocate Victoria Gowry, ठीक है। So उनका कंसर्न ये है कि she has been involved in the hate speeches, ठीक है, against the minorities, जो कि YouTube पर भी अवेलेबल हैं। तो अगर कोई पर्सन हेट स्पीच में इन्वॉल्व है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, तो इट मीन्स दैट पर्सन मे बी बायस्ड इन फ्यूचर and such person cannot be appointed to such a reputed post or a responsible post like the judge of high court। तो उन्होंने कहा कि इनके नाम को विड्रॉल किया जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा कॉलेजियम सिस्टम को समझ लेते हैं कि जजों का अपॉइंटमेंट होता कैसे। तो बेसिकली जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो दैट इज डन ऑन 3 स्टेजेस। तो जजेस का अपॉइंटमेंट 3 स्टेजेस पर होता है। सो पहला फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो हमारे देश में लोअर जजेस हैं,
लोअर जजेस जैसे मतलब किसी स्टूडेंट ने LLB की और LLB करने के बाद वो जुडिशरी का एग्जाम देता है। अच्छा, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, मीन्स यू नीड नॉट टू हैव एनी एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। तो एज एन एडवोकेट आपको कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, देन यू विल बी अपॉइंटेड एज ए लोअर जज, मीन्स द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और द सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। सो दिस इज द फर्स्ट अपॉइंटमेंट। सेकंड क्या होता है, ADJ अपॉइंट किए जाते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये इसमें वो एडवोकेट अपॉइंट किए जाते हैं जिनके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस होता है एज एन एडवोकेट। ठीक है, यहाँ पर भी एग्जाम होता है और लोअर लेवल पर भी एग्जाम होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस हैं एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, दे आर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। अब कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, कॉलेजियम सिस्टम कंटेन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट में रेस्पेक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट एज वेल। अब तो यहाँ पर जो कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंडेशन देता है, इट गिव द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट इज बाउंड टू कंसीडर द रिकमेंडेशन ऑफ द दिस कॉलेजियम सिस्टम। लेकिन आज ही उसमें एक न्यूज आई है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट कैन रिटर्न सम ऑफ द रिकमेंडेशन टू द कॉलेजियम फॉर रिकंसिडरेशन। मीन्स सपोज दैट अभी तक क्या है, लीगल पोजीशन क्या है कि इफ ए पर्सन हैज बीन रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम सिस्टम, देन इट इज मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट दैट पर्सन। ठीक है, एज इज द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन आज की जो स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कहा है कि नहीं, द गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड, रादर गवर्नमेंट कैन आस्क द कॉलेजियम टू रिकंसिडर द नेम ऑफ द कंसर्न पर्सन। तो यहाँ पर if the government is having any apprehension regarding the appointment of the person as a judge of high court or supreme court, then it may send back the matter to the collegium system for reconsideration। ठीक है, तो अब यहाँ पर उन्होंने ये apprehensions दिए हैं। ट्रेडिंग मोर विद इन एशिया मेक इकोनॉमिक सेंस। तो बेसिकली क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लेंगे, लेकिन मैं ब्रीफली आपको इसका डिस्कस कर देता हूँ इसको मैं। इसमें कहा है कि जो हमारा ट्रेड होता है वो ग्लोबल ट्रेड होता है, क्योंकि आफ्टर द 1991 रिफॉर्म्स, so we adopted the policy of LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि वी विल डू ग्लोबल ट्रेड, हम ग्लोबल ट्रेड कर सकते हैं। सो इसमें जो ऑथर हैं हमारे, ऑथर का कंसर्न ये है कि वी नीड टू मोर एम्फेसाइज अपॉन द ट्रेड इन द ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। ठीक है, सो अगर we will have the more trade in the East Asia and South Asia, so it will improve the position of the overall world as well as of Asia। तो कहा था देखिए, South Asia should now have a relook at regional trade across Asia after warning by the International Monetary Fund on January 31st, 2023 that the global trade would slow down from 5.5% in 2002 to 2.4% in 2003। तो जो ग्लोबल ट्रेड है उस अकॉर्डिंग टू द वार्निंग गिवन बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो स्लो डाउन होने वाली है, जो कि क्या है अभी हमारी 2022 में थी, इट वाज 5.4%, जो कि एप्रीहेंशन ये है कि इट विल बी 2.4% इन 2023। इसके रीज़न क्या है कि जो रशिया यूक्रेन वार है उसकी वजह से भी ये कम हो सकती है, एंड इट विल आल्सो बी अफेक्टेड बाय द कोविड-19। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो हमारे ट्रेड ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया के बीच में होती है, देन वी नीड टू रीलुक दैट पॉलिसी, एंड इफ वी विल एम्फेसाइज अपॉन दैट, देन इट विल बी बेटर फॉर द एशिया। शुड द गवर्नमेंट पुट आउट ए व्हाइट पेपर ऑन लद्दाख। तो बेसिकली पहले हम व्हाइट पेपर को समझते हैं। व्हाइट पेपर क्या है, दिस इज द इंपॉर्टेंट टर्म फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाइट पेपर क्या है, इट इज अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट regarding the particular issue and its solution। मतलब पर्टिकुलर इशू क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके रिगार्डिंग ये व्हाइट पेपर लाया जाता है। अब नाउ
इसमें ऑथर का कंसर्न ये है कि वी शुड ब्रिंग अ वाइट पेपर ऑन द लद्दाख। अब लद्दाख में क्यों लाना चाहिए, तो इसमें ये है, अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड फॉर ए सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली सेट ऑफ ए कंट्रोवर्सी बाय स्टेटिंग दैट इंडिया हैज लॉस्ट 26 to 65 patrolling points along the line of actual control since गलवान वैली क्लैश इन अप्रैल 2020। तो बेसिकली एक रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है और जिस रिपोर्ट से कंट्रोवर्सी आई है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया ने अपने 26 से 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो हैं वो चाइना को दे दिए हैं या चाइना ने हमसे ले लिए हैं आफ्टर द गलवान वैली क्लैश, जो कि अप्रैल 2020 में हुआ था। लेकिन ये तो रिपोर्ट कहती है, लेकिन अगर हम न्यूज़ देखते हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो उससे हमको पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो देयर इज अ कंडीशन ऑफ कंफ्यूजन amongst the reply given by the government and by any other report which is prepared by any other agency or by the either by the government agency or by any other private agency। so इसका जो ऑथर है उनका पॉइंट ये है कि टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है, गवर्नमेंट नीड टू ब्रिंग ए वाइट पेपर ऑन लद्दाख। तो यहाँ पर लद्दाख पर गवर्नमेंट को एक वाइट पेपर लाना चाहिए और गवर्नमेंट को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए, and government should give the clear statement in which it should provide the clear information that whether China has taken our 26 to 65 patrolling point or not, or what is the actual position, because the people of India must be aware about the actual situation in the country। देखिए, I was discussing regarding this news, government can seek rethink on collegium recommendations, ठीक है। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है किरेन रिजिजू, इन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू अपॉइंट द जजेस whose name has been recommended by the collegium system, rather government can ask the collegium system to reconsider that name। उन्होंने कहा है कि it has happened in several cases, government can seek reconsideration on the names of recommended by the SCC as on 31 on 2003 there are total 18 proposals on which reconsideration of SCC has been sought। so basically गवर्नमेंट ने 31 जनवरी 2023 को 18 प्रपोजल पर जो कॉलेजियम सिस्टम है उससे रिकंसिडरेशन के लिए कहा है कि जो नाम आपने भेजे हैं उनके नाम को आप रिकंसिडर करो। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं कि देखिएगा, हमारे देश जो है, देश में एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सभी पर्सन इक्वल हैं, सभी का इक्वल राइट है। सिमिलरली जो आर्टिकल 16 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और 16 क्लॉज 4 पर्टिकुलरली वो रिजर्वेशन की बात करता है, और रिजर्वेशन में हम देखेंगे तो हमारे देश में सपोज 100 पोस्ट हैं तो उसमें से 10 तो जो है EWS के लिए रिजर्व हैं बाई 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 27 OBC के लिए रिजर्व हैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और मंडल कमीशन रिपोर्ट पे, ठीक है। 15% और 7% रेस्पेक्टिवली SC और ST के लिए रिजर्व होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो भी हमारे पब्लिक ऑफिसेज हैं, बी इट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट और किसी भी डिपार्टमेंट में हो, IAS IPS जो भी हो, ठीक है, उसमें ऑल दीज कास्ट मस्ट बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, ठीक है, बिकॉज those people also have the right to be appointed on those particular post। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, देर आर टोटल 554 अपॉइंटमेंट हुए हैं 2018 में, ठीक है, जिसमें से 58 जजेस वर OBC। अब देखिएगा 430 हाई कोर्ट जजेस, तो 554 अपॉइंटमेंट में से 430 का अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसमें से 58 जजेस जो हैं वो OBC को बिलोंग करते हैं, 27 जो हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटी के हैं, 19 जो है SC हैं और 6 जो है वो ST हैं, ठीक है, ये आप देखें। तो इसके बाद क्या कहता है, द जनरल कैटेगरी जजेस अकाउंटेड फॉर ओवर 77% ऑफ द ऑल अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो 77% अपॉइंटमेंट हुआ है उनका। जनरली क्या है, तो जब 77% अपॉइंटमेंट हुआ है और एज पर द डिसीजन ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो 50% तक रिजर्वेशन हो सकता है। तो यहाँ पर कंसर्न ये है
कि द पीपल ऑफ अदर कैटेगरी शुड आल्सो बी अपॉइंटेड टू सच हाई ऑफिसेज। तो यहाँ पर जो रिप्लाई है हमारे लॉ मिनिस्टर और लॉ एंड जस्टिस का, इनका रिप्लाई ये है कि वी आर नॉट कंसर्न विद दैट बिकॉज वी रिसीव द नेम फ्रॉम द कॉलेजियम सिस्टम। तो उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के नाम हमारे पास आते हैं, बी इट जनरल और SC ST जो भी है, हम उन्हीं को अपॉइंट करते हैं। सो इट हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम को ये बात ध्यान रखनी है कि उनको एक इंक्लूसिव नेम भेजने चाहिए सभी लोगों के जो सभी कास्ट को बिलोंग करते हैं, ताकि हम फिर उनमें से ही उन लोगों को आगे अपॉइंट करें। सो बेसिकली इन्होंने कहा कि हमारे पार्ट पर इसमें कोई मिस्टेक नहीं है बिकॉज वी रिसीव द नेम फ्रॉम द कॉलेजियम सिस्टम। नाउ इट हैज टू बी थिंक बाय द कॉलेजियम सिस्टम इटसेल्फ। अभी इन्होंने कहा है नो डिसीजन टू ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड एज ऑफ नाउ। तो उन्होंने कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी हमने कोई डिसीजन नहीं लिया है। अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। देयर इज आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 44 है, एंड इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट बनाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू एनेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। स्टेट जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगा। ठीक है, अब जो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली है क्या, उसको हम समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पर्सनल मैटर्स होते हैं, पर्सनल मैटर। अब पर्सनल मैटर मीन्स मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन एंड फोर्थ मेंटेनेंस, इनके लिए एक ही कानून होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप देखेंगे हमारे देश में एट प्रेजेंट क्या होता है कि जो मुस्लिम है उनकी शादी मुस्लिम लॉ के हिसाब से होती है, एंड मुस्लिम्स आर आल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया। सिमिलरली हिंदू, दे आर आल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन उनकी शादी हिंदू लॉ के अनुसार होती है। मुस्लिम का एडॉप्शन मुस्लिम लॉ से होगा, हिंदू का एडॉप्शन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से होगा। ठीक है, हिंदू में जो मेंटेनेंस है उसके लिए प्राइमरीली यूज किया जाता है सेक्शन 125 टू 128 ऑफ द CRPC, लेकिन मुस्लिम लॉ में वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, if a Muslim woman wants to seek this maintenance from her husband, then she need to approach to the Muslim personal laws। ठीक है, अब तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दिस प्रोविजन वाज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये कहता है कि सबके ही जो हमारे पर्सनल मैटर्स हैं उन पर्सनल मैटर के लिए एक ही कानून होना चाहिए और दो कानून की आवश्यकता नहीं है या डिफरेंट कानून की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इट क्रिएट द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, अमंगस्ट द पीपल, बट वी कुड नॉट टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग दिस, इसमें हम कोई अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं। ठीक है, रीजन बीइंग दैट इफ एनी लॉ इज एनेक्टेड विच इज in respect of the uniform civil code, there are apprehension that there will be some law and order problem in the country, or there will be some dispute or clashes amongst the different religions of the country। तो इस बात को ध्यान रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई केसों में, पर्टिकुलरली द सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में स्पेसिफिकली कहा था कि दैट वी नीड टू bring the uniform civil code in our country। तो हमारे जो लॉ मिनिस्टर उन्होंने कहा कि अभी तक हमने इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है, दिस में बी टेकन इन द 22nd लॉ कमीशन। तो अभी हमारा 21st लॉ कमीशन जो खत्म हुआ है वो 31 अगस्त 2018 को खत्म हुआ है, उसकी जो टर्म है, ड्यूरेशन है, और अभी नाउ वी विल हैव 22nd लॉ कमीशन। ठीक है, नाउ सेंट्रल्स पॉलिसी शोइंग सीड्स ऑफ मिलिटेंसी इन लद्दाख। तो बेसिकली इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो देयर इज अ 6th शेड्यूल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, रीड विद आर्टिकल 244। ठीक है, अब ये कहता है दिस 6th शेड्यूल provides the autonomy to the communities through creation of autonomous development council which can frame laws on the land and public agriculture। तो बेसिकली रिसेंटली आपको पता होगा कि रिसेंटली द लद्दाख हैज बीन मेड अ, क्या बना दी गई है, एक
यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। अब यूनियन टेरिटरी आर सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द प्रेसिडेंट, लेकिन वहां पर जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो एसटी लोग हैं। सो यूनियन टेरिटरी पर पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अब जो सोनम वांगचुक काफी फेमस कैरेक्टर हैं ये, और एजुकेशनल रिफॉर्मर भी हैं, ठीक है। इनका कंसर्न ये है, ये हंगर स्ट्राइक वहां पर कर रहे हैं, इनका प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा है। इनका कंसर्न ये है कि वी शुड बी गिवन स्टेटहुड। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टेटहुड होना चाहिए, यानी कि जो लद्दाख है दैट शैल बी क्रिएटेड एज ए सेपरेट स्टेट, ठीक है। या फिर जो आर्टिकल 370 जिसको कि रिवोक किया गया था 2019 में, उसको रिवर्स कर दिया जाए। तो ये कह रहे हैं कि हम अपनी, या तो हमें स्टेटहुड दे दो आप, या फिर हम आर्टिकल 370 के स्टेटस को रिवोक कर दो, जिससे कि हमारे लोग ही यहाँ पर इलेक्शन लड़ें, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, और जो जिन लोगों को हम यहाँ पर इलेक्ट करेंगे दे विल थिंक अबाउट अस। अभी जो एक गवर्नर होता है दैट इज आउटसाइडर इन द वर्ड ऑफ वांचुक, ठीक है, एंड ही डज नॉट अंडरस्टैंड आवर नीड्स एंड एस्पिरेशंस, ठीक है। तो ही इज प्रोटेस्टिंग ऑन दिस इशू। Rest of the newspaper is not important, ठीक है। So that's all for today, my dear students. I will come again with the next The Hindu News Analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.